दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बहुत अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। दोस्तों, ये चैप्टर हो सकता है आपकी किताब में केवल एटमॉस्फेयर के नाम से हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स के नाम से हो, क्योंकि आईसीएसई का सिलेबस काफी अलग अलग है तो इसीलिए नाम अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट अलग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप लोग प्यार से मुझे आदि भैया बुला सकते हैं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। एंड इस वीडियो के बाद ट्रस्ट मी, तुझे भाई कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तुम लोगों को इसके बाद कोई वीडियो की नीड नहीं है, वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा और इसके बाद इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, कहोगे भैया अभी क्या, अभी एग्जाम ले लो, अभी एग्जाम ले लो, फटाक से मैं पास कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर मैं भर दूंगा। कम ऑन, देन लेट्स स्टार्ट टुडेज फैंटास्टिक क्लास। क्या क्या पढ़ेंगे हम? प्रेशर एंड विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, विंड टाइप और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन एंटी साइक्लोन भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ मोटा मोटे टॉपिक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। सीधे कूद पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रेशर और विंड। बेसिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर है क्या? प्रेशर यानी कि किसी एक चीज पे फोर्स लगाना, है ना। फोर्स यानी कि धक्का। तो भैया अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ये हाथ है, मेरे ये दूसरे हाथ पे मैं ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो ये जो फोर्स है एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या बन गया? प्रेशर बन गया। लेकिन अपने को प्रेशर के बेसिक नहीं समझने, वो तो तुम पक्का साइंस में समझ चुके हो, सीख चुके हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब पे हमारा प्यारा प्यारा ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। ये जो हवा है ये हमें दबा रही है, मुझे दबा रही है, तुझे दबा रही है, इस फोन को, इस लैपटॉप को, ये पूरे बोर्ड को, सब पे प्रेशर लगा रही है। और एक गजब की बात बताऊं, पता है कितना प्रेशर लगा रही है? इतना प्रेशर जितना 10 कार रख दी जाए। इस समय मेरे सर पे 10 कार जितना वेट रखा है, तेरे ऊपर भी रखा है। सच बता रहा हूं। कैसे? समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। यही मिस्ट्री को आज अनफोल्ड करेंगे। तो भैया ये है हमारा बेसिक प्रेशर की डेफिनेशन। एक्चुअली ये मत लिखो, मैं एक डेफिनेशन तुम्हें और देता हूं, ठीक है, वो लिखो, वो बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक है। चलो रुको रुको, हाँ ये इतना पार्ट है, हाँ ठीक है, और इसको हम फिल कर देते हैं, फिल कर देते हैं इसको। और मैं आप लोगों को एक बढ़िया डेफिनेशन देता हूं, इजी, जो आपके लिए रेलेवेंट है इस समय, ठीक है। चलो बेटा, सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? टॉपिक पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा। देखो लिख लो ये चीज, अभी भी मोटा है ना थोड़ा, हाँ। इट इज द pressure exerted on all the objects by our atmosphere। सिंपल डेफिनेशन ना, इतनी इजी डेफिनेशन। हमें ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंपल। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स बाय एटमॉस्फेयर। भाई महागंदी राइटिंग लिखी है, माफ कर देना उसके लिए, ठीक है। उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसको मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं एक टूल जिसको कहते हैं बैरोमीटर। भैया नाम याद रखना, बैरोमीटर। किस लिए यूज होता है? प्रेशर को नापने के लिए यूज होता है, ठीक है। यूनिट इसकी मिली बार रहती है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 101325 MB मिली बार के आसपास होता है, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या कहती है? कहती है कि जब भी आप कोई दो प्लेसेस जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो उनको जोड़ दो मैप पे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा अपन आइसोबार। इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अपन को अभी क्या समझना है? अभी समझना है हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो बिना डायग्राम के नहीं समझ में आने वाला। अब देख, सिंपल देखना, समझ में आएगा, मजा आएगा। क्या है ये बेटा? आदि में एक टेबल है, बिल्कुल सही। इस टेबल पे हवा, इस टेबल के ऊपर हवा एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। यहां से, कहां से? यहां से फोर्स लगा रही है।
कितना लगा रही है बेटा? नॉर्मली जो हमारा एटमॉस्फेरिक का प्रेशर रहता है, नॉर्मली जिसको हम 1 ATM कहते हैं ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते, बेसिकली इस पर इतना फोर्स लगा रही है जितना इसके ऊपर 10 कार रख दी। हमें तो ज्योग्राफी समझनी है, हम तो आगे विंड्स पे जाएंगे, अभी अपन को कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट देख, इस पे इतना फोर्स लगा रही है कि 10 कार इस पर रख दियो। अब तुम कहोगे हाथी भी क्या मजाक कर रहे हो यार, 10 कार फट जाता 2 मिनट में। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता बेटा, क्योंकि वो जो फोर्स है, जो प्रेशर लग रहा है, वो एक जगह पे नहीं लग रहा है। मजे की बात यह है कि वो प्रेशर इधर से लग रहा है, वो प्रेशर इधर से लग रहा है, प्रेशर इधर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, इधर 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 से भी लग रहा है। तो जहां हवा है हर तरफ से लग रहा है, और जब हर तरफ से प्रेशर लगता है तो वो प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है, इसीलिए हमें कोई प्रेशर जैसा फील नहीं होता। अभी यहां पे कोई चेयर टेबल रखी होती, मैं उसको फटाक से उठा पाता, अगर वो ज्यादा भारी नहीं, उसका वेट नहीं है, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि उसके ऊपर कुछ रखा है, उसके ऊपर कोई हवा प्रेशर लगा रही है, मुझे फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रही है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आदि भैया हम इसको पढ़ते क्यों है जब ये किसी काम की नहीं है? एग्जैक्टली, सवाल तेरा बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ये अभी इस नॉर्मल कंडीशन पे कोई काम नहीं कर पा रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन कुछ चीजों की मदद से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बड़ा कमाल देख सकता हूं। कोल्ड ड्रिंक पी है, सिप से ऐसे करके पाइप डाला, सिप लिया, तो बेटा ये क्या है? एक ग्लास है, इसके अंदर क्या है? कोल्ड ड्रिंक है, ये क्या है? पाइप है। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है, तुमने कोल्ड ड्रिंक को कैसे पिया? ऐसे सक किया, कोल्ड ड्रिंक अंदर आ गई। कैसे आ गई? ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे लग रहा था, ठीक है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहां प्रेशर है। तुमने क्या करा, यहां से इस पूरे पाइप के अंदर, इस एरिया में जो एयर थी उसको अपने अंदर खींच लिया, तुमने हवा खींची। पानी, तुमने जो जूस है अंदर या पानी, वो नहीं खींचा, तुमने हवा खींची। जब तुमने हवा खींची तो ये वाला जो पूरा जोन है ये बन गया लो प्रेशर जोन, और इधर बन गया हाई प्रेशर जोन। और नेचर का नियम है कि हमेशा कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी। तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, तो चीजें यहां से भागेंगी। कोल्ड ड्रिंक उठ के या पानी उठ के ऊपर जाएगा और आपके मुंह तक पहुंच जाएगा। जादू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी आप पहाड़ों पे गए हो, पहाड़ों पे जब आप जाते हो तो आपको कई बार अपने कानों में दर्द फील हो सकता है। क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहां खड़े हैं तो अभी मेरे कान भी हैं, कानों पे पर्दे हैं, उस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, डक 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 डक, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे कानों के अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, और वो दोनों प्रेशर आपस में बराबर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। भैया जब मैं ऊपर जाऊंगा पहाड़ों पे तो क्या हुआ, अब मेरे ऊपर आसमान उतना बड़ा नहीं है। देख, सोचने वाली बात है, देख ध्यान से देखना कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, और ये मेरा पूरा हवा है, हवा 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 हवा। मैं एक बार यहां खड़ा हूं, यहां पे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर जो प्रेशर लगाने वाली हवा है वो काफी ज्यादा है, दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मेरे ऊपर प्रेशर लगाने वाली हवा काफी कम है। तो इसीलिए अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, अब एटमॉस्फेयर कम दम लगा पा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ऊपर हूं, आधी हवा तो मेरे नीचे है। तो पर मेरे जो अंदर कान के अंदर का जो हवा लग रही है वो अभी भी बराबर लगाए पड़े हैं, दाड़ा दाड़ा वो दम लगा रहे हैं, उन्हें लगा भाई बराबर आनी चाहिए। अब लेकिन ये बैलेंस मिसमैच हो गया, तो जैसे ये मिसमैच हुआ मेरे कानों में मुझे दर्द फील होने लगा। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब फील कर पा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, कभी वो देखिए चिपकू, जिसको कहते हैं चिपकू, जैसे ये दीवार है तो चिपकू क्या होती है, कुछ इस प्रकार के होते हैं, टुक 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 ऐसे करके। अच्छा, ये तो मैंने अच्छा नहीं बनाया है, हाँ कुछ इस प्रकार के होते हैं, ऐसे दीवार पे से चिपका दो, ऐसे से चिपका दो। वो कैसे चिपक रहा है पता है, वो ऐसे चिपक रहा है जब आप उसको दीवार पे जोर से दबाते हो तो इसके अंदर यहां पूरे एरिया की जो एयर है वो तो निकल गई बाहर, और इधर से इस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। इससे क्या होगा, ये चिपक जाएगा, ये हटेगा नहीं बेचारा। तो बेटा रियलिटी ये है कि अगर मैं कोई एक ऐसा बॉक्स लेता हूं जिसमें से मैंने समहाउ सारी एयर को निकाल दिया, तो क्या होगा, ये बॉक्स 2 मिनट के अंदर इनफैक्ट 2 मिनट क्या 2 सेकंड के अंदर कचूमड़ बन के कुछ ऐसा कचूमड़ बन जाएगा, क्योंकि इस पे
एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा और ये पूरा चिपट जाएगा जैसे ही अंदर एयर निकाल दी। लेकिन जब तक एयर अंदर है तब तक इसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से भी वही फोर्स लग रहा है। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? बढ़िया। देखो यही मेरा काम है कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देना आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस बहुत है। जब आप चेंज, देखो इंपॉर्टेंस है विंड, प्रेशर। आप सोचिए टेम्परेचर बदल जाता है एटमॉस्फेयर बदलने से। कह रहा है कि चेंजेस इन टेम्परेचर ब्रिंग्स चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कॉजेस एयर टू ब्लो टू बैलेंस द टेम्परेचर। भैया कई बार क्या है, कहीं पे टेम्परेचर बदला, कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, उस गर्मी सर्दी की वजह से वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कहीं पे ज्यादा प्रेशर कहीं पे कम प्रेशर। और आपको पता है भैया नेचर का नियम है, जहां ज्यादा प्रेशर है वहां से हवा भागने लगती है, या वहां से कोई भी जो चीज है वो भागने लगती है। तो वो चीज भागने लगी और एयर भागने लगी लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो। तो ये जो एयर हाई से लो की तरफ भाग रही है, इसी को हम हाँ ठंडा ठंडा आता हुआ जब फील करते हैं तो हमें लगता है ओहो हवा चल रही है, ला 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 ला। लेकिन ये कोई ला 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 है नहीं, ये एक्चुअली एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, जहां हवा आपके पास नहीं आ रही है। हवा को जाना है भैया अपने लो प्रेशर हाई प्रेशर वाले एरिया में, सॉरी लो प्रेशर। हवा तो भैया इक्विलिब्रियम बनाना चाहती है, बस वो वहां भाग रही है। इसी को विंड कहते हैं। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। सिंपल है। विंड कहां से भागती है? हाई प्रेशर एरिया से, जहां, और हाई प्रेशर एरिया कहां होता है? जहां पे टेम्परेचर कम होता है, जहां ठंडा टेम्परेचर है वहां हाई प्रेशर एरिया बनेगा। और लो प्रेशर एरिया कहां होता है बेटा? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। विंड्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ट्रांसफर हीट एंड बिकम द सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। अब ये जो हवा है ये एक जगह से दूसरी जगह जब भागती है तो अपने साथ साथ आप सोचिए हीट को भी अपने साथ ले जाती है, गर्माहट भी अपने साथ ले जाती है, और अपने साथ बादलों को भी खिसका के ले जाती है। और बादलों को जब खिसका के ले जाती है तो उसकी वजह से रेन स्नो ये सब चीजें भी हीट विंड की वजह से होती है। भैया हवा आई तो बादल आए, बादल आए तो बादल गरज गए, बरस गए तो बारिश हो गई। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर इन वेदर फोरकास्टिंग। भैया वेदर का पता लगाने, अनुमान लगाने के लिए विंड या फिर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बड़े काम की चीज है बबुआ, है ना। इसके बिना नहीं अंदाजा लगा पाओगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ में आया? इंपॉर्टेंट समझ में आ गई? चलो भैया अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब थोड़ा प्रॉपर एक्चुअल ज्योग्राफी में आते हैं, ठीक है, मजा आने वाला है। देख बेटा ये है अपना अर्थ, इसको ध्यान से समझना। हमारा अर्थ जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें प्रेशर का। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिर्फ इसको इतना, ये जो लिखा है इतना पढ़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी अगर अपन ने यहां से पढ़ लिया, अगर अपन ने यहां समझा। तो ये हमारा अर्थ है, इसमें एकदम बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर पे अगर आप देखो, इक्वेटर के जस्ट पास आपको हाई प्रेशर बेल्ट्स मिलेंगे। हाई प्रेशर बेल्ट है ना, हाई प्रेशर जा रहा है यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर। और जैसे जैसे आप पोल के पास जा रहे हो, जैसे जैसे आप ठंडी तरफ जा रहे हो, आपको लो प्रेशर के बेल्ट मिल रहे हैं। लो प्रेशर इधर बेल्ट है। अब इसको समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं। ये सेंटर में जो बेल्ट आ रही है, इधर से इधर जो जा रहे हैं, है ना, तो यहां पे ये वाला जो एरिया बन गया, ये क्या है? ये लो प्रेशर बेल्ट बन गई। यहां पे लो प्रेशर है। देख बेटा ये इसका जो एरिया है 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक रहता है। लो प्रेशर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर नियर इक्वेटर। अब ये तो सबसे सिंपल बात है, ये तो तुझे अच्छे से पता है कि बेटा अर्थ पे इक्वेटर पे सबसे भयंकर धूप आती है। और जैसे जैसे एंगल चेंज होता है भैया धूप जो है वो इतना जा नहीं पाती आखिर तक। इक्वेटर पे सबसे तगड़ी धूप आती है, तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा। और हमने तो भैया सिंपल हिसाब पढ़ा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पे प्रेशर टाइप कम, और जहां टेम्परेचर कम वहां पे प्रेशर बहुत खूब एकदम तगड़ा। तो बहुत आसान है अभी आपके लिए समझना कि भैया यहां सेंटर में इक्वेटर के पास लो प्रेशर बेल्ट क्यों बन गई? इसलिए बन गई क्योंकि यहां का टेम्परेचर ज्यादा है। तो आसपास हाई प्रेशर वाले एरिया से हवा यहां धड़ाधड़ भागे जा रही है, हवा भागती है इक्वेटर की तरफ। The air in the belt have high vapor content. Earth rotation is maximum near equator because of which air pushes in all direction. Due to calm air movement in this pressure belt, it is called doldrums. ठीक है, अब देखो यहां पे क्योंकि अर्थ भी बहुत तेज घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, तो यहां की हवाएं आराम आराम से घूम रही हैं, जिस वजह से इनका नाम दे दिया जाता है डोल्ड्रम्स।
क्या नाम रखा जाता है इनका? डोल ड्रम्स। ठीक है, तो अब डोल ड्रम्स क्लियर है। अभी हम आगे एक एक और बेल्ट को पकड़ेंगे। फिलहाल डोल ड्रम्स क्लियर है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहां पे जो हवाएं चलती हैं इनको आप डोल ड्रम्स कहते हो। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बेटा सब ट्रॉपिक पता है क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया। अच्छा ये क्लियर कर लो बेटा, ये इक्वेटर, इक्वेटर के पास ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ज्योग्राफी में इस पूरे एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और इस ट्रॉपिकल रीजन से जस्ट चिपका हुआ रीजन, ये वाला एरिया, ये इधर और इधर, इस एरिया को कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। अब अगर आप सोच के देखो तो ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिल जाती है हमें, क्योंकि यहां पे क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है ये हमारा। क्यों होता है देखो, द वार्म एयर ये होता क्या है, 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ ये चलता है। द वार्म एयर विच राइजेस फ्रॉम द इक्वेटर कूल्स डाउन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड प्रेशर टर्न टू बी हाई। यही मैंने आपको बोला, जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो राइज करती है इक्वेटर से और ठंडी होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर कम हुआ और प्रेशर हाई हो गया। यहां पे क्या है, टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। यही तो हम बोल रहे हैं, यहां टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, यहां पे टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा। इसीलिए क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है। Large mass of air move from polar areas also decrease the temperature of these areas, which in turn increases the pressure in these areas. दूसरी चीज क्या है बेटा, यहां पे पोलर एरिया, अतः ठंड से हवाएं आती हैं। ठंड से जो हवाएं आ रही हैं वो भी इस एरिया को थोड़ा ठंडा कर रही है, और इस एरिया को अगर ठंडा कर दिया तो इसीलिए तो यहां का प्रेशर ज्यादा है। यही तो है मामला सारा, इधर का प्रेशर ज्यादा। समझ आया? बहुत बढ़िया। The fast winds flow in these areas and that is why it is called the horse latitude। भैया यहां पे हवाएं बहुत तेज बहती हैं, इसीलिए इन एरिया को कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहां हवाएं तेज बहती हैं। ठीक है, अब सब पोलर, भैया ये वाला रीजन है ना, ये देखो लो प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये 45 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री साउथ यहां रहती है। वार्म ओशन करंट्स फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज कैरी लॉट ऑफ हीट टू दिस एरिया एंड डेवलप हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशंस देयर। अब कह रहे हैं, सोचो यहां पे टेम्परेचर ठंडा था, यहां कैसे गर्म हो सकता है? ये सवाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? कि भैया आदि भैया आपने कहा यहां पे प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब यहां टेम्परेचर कम है, लेकिन अब तो मैं पोल्स के पास चला गया, वहां तो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वहां तो ठंडा होना चाहिए ना बाबा, लेकिन वहां क्यों लो प्रेशर बन रहा है? अब समझ, ओशन करंट्स जो होते हैं, यानी कि अब इधर जो हमारा ओशन है, इधर जो हमारा ओशन है वो बहुत तेज तेज भागता है, इधर ओशन का पानी बहुत तेज चलता है। उन तेज चलते हुए पानी जिसको ओशन करंट कहते हैं बेटा, इसकी वजह से और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज, ये जो एरियाज है ना ट्रॉपिकल, यहां से पूरी जो एरिया है, यहां से जो हीट है कहां जाएगी, यहां से हीट जाके पहुंचती है इन एरियाज में, इन ओशन में, कि बेटा इधर पानी है, ठीक है, इधर पानी है, तो इन एरियाज में जाके वो हीट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से यहां पे ऐसी कंडीशन आती है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। और अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड जो है डिफ्लेक्शन करने लग जाती है दूसरे एरियाज में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच लो प्रेशर इज प्रेजेंट इन दिस लैटिट्यूड। यहां पे लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, और वैसे भी हमें पता है जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां तो लो प्रेशर होना ही होना है, तो यहां लो प्रेशर होता है। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा एक रह गया है, वो है पोलर हाई प्रेशर। पोलर में हाई प्रेशर होगा, ये तो बहुत ही मतलब बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी क्लियर कर देगा कि पोल्स पे प्रेशर हाई क्यों होगा। ऑब्वियस सी बात है, वहां का टेम्परेचर इतना कम है कि वहां प्रेशर हाई होना ही होना है। तो हमने जब ये सब पढ़े तो हमने अपने पूरे अर्थ के अराउंड एक ऐसा पैटर्न डेवलप करा, तो हमें पता चल रहा है कि अर्थ बेटा कैसा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इस पैटर्न पे चलता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भाग रही हैं, हाई से लो, हाई से लो, ठीक है बेटा, हाई से लो की तरफ हमेशा हवाएं भाग रही हैं। खुद सोचो, ये लो प्रेशर है, यहां पे हवाएं इधर जा रही नहीं, इधर से वापस आएंगी, और हाई से इधर भी नीचे जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि बार बार एक ही चीज मैं बोल रहा हूं कि हवाएं
विंड्स हमेशा हाई प्रेशर, जहां गर्मी प्रेशर, जहां टेम्परेचर ज्यादा है ना, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। और प्रेशर कहां ज्यादा है? प्रेशर वहां ज्यादा है जहां टेम्परेचर कम है, जहां ठंडा है। तो ठंडा कहां कहां पे है? आप ठंडा सबसे पहले तो भैया आपका पोल्स पे ठंडक है ना, पोल्स पे ठंडक है। उसके बाद आपकी ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ठंडक है। इन दो जगह ठंडक है, बाकी सब जगह गर्मा है। अब देखो भैया विंड की बात करें, देखो देख रहे हो आप विंड का कैसे आपको डायग्राम दिखाया गया है कि विंड्स काम कैसे करती हैं। विंड्स ऐसे चलती हैं, है ना। अभी जो आपने डायग्राम देखा ये तो मेजर विंड्स हैं, है ना, ये बड़े बड़े, ये तो प्रेशर बेल्ट है और ये बहुत मेजर विंड्स है। लेकिन छोटे छोटे एरिया में विंड्स कैसे चलती हैं, हम अपने आसपास जो विंड फील करते हैं वो कैसी होती है? तो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब एयर तो भैया इधर भी है, इधर भी, हर तरफ है। लेकिन जब एयर इस तरीके का मूवमेंट करती है या इस तरीके का मूवमेंट करती है या ऐसे, है ना, तो इसको हम कहते हैं विंड। द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड इज कंट्रोल बाय वेरियस फैक्टर। अलग अलग चीजें हैं। अब क्या क्या वो चीजें हैं जिसपे हमारे विंड की डायरेक्शन स्पीड मैटर करती है, जिसपे वो डिपेंड करती है, वो जानो कौन कौन से। तो पहला देखो, पहला होता है कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। यह है पहली चीज जिसपे हमारी विंड डिपेंड कर रही है। और यह है क्या, आइए समझते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ विंड्स डू नॉट क्रॉस आइसोबार्स बट दे आर डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब अर्थ घूमता है, डुक 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 घूम रहा है। अर्थ के घूमने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिफ्लेक्ट होता है। ये देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब मेरा ये पेन देखो, ठीक है, ये पेन देखो। अब मैं इस समय सोचो मैं अर्थ के टॉप पे हूं, मैं अर्थ के नॉर्थ पोल में बैठा हूं। तो मैं नॉर्थ पोल में बैठा हूं तो मैं ऐसे घूम रहा हूं, घूम रहा हूं, घूम रहा हूं। तो अगर कोई हवा आएगी या कोई बंदा आएगा तो मैं उसको ऐसे करके इधर ले जाऊंगा। तो मैंने उसको क्या करा, डिफ्लेक्ट कर दिया, इधर को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्टेड इन द राइट, ऑब्जेक्ट राइट में डिफ्लेक्ट हो गए। अब आप साउथ की बात करें, इधर आप देखें तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, इस तरफ, नीचे की तरफ। तो भैया ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये, और ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हवा। ऑब्जेक्ट क्या है, हवा है। हम इस समय क्या बात करें, हम इंसान की थोड़ी, इंसान थोड़ी जाके नॉर्थ पोल में उधर भग जाएगा, हवा की बात करें। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये है कोरियोलिस इफेक्ट, ये घूमना। विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट। देखो जो बात मैंने बोली बस वो इतना समझो कि भैया हवाएं जो होती हैं, हवाएं जो होती है डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इसी को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, इसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत है, ज्यादा डीप में घुसना नहीं है, अपन को साइंटिस्ट नहीं बनना। तुम्हें काम बराबर समझ में आएगा कि जो कि सिंपल ये लाइन लिखी कि हवा जब आप नॉर्थ पोल पे होते हो तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब आप साउथ पोल पे होते हो तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बस इसी को कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। और कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम नियर पोल्स एंड मिनिमम नियर इक्वेटर। बहुत कॉमन बात है। जब पोल की तरफ जाओगे, पोल छोटा है, पोल पे घूमोगे बहुत तेज हवा घूमेगी, पोल पे हवा बहुत तेज घूमेगी, टुक 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 टुक। लेकिन इक्वेटर इतना बड़ा है, बीच का एरिया अर्थ का इतना बड़ा है कि वहां पे इतनी तेज ये काम नहीं करेगा, इसीलिए हवा इतनी डिफ्लेक्ट वहां नहीं होगी। पहला। दूसरा बात करो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन डिपेंडेंसी। हवा हमारे आसपास जो चलती है इस रीजन की वजह से चलती है। पहला रीजन है कोरियोलिस, वो इतना काम नहीं करता। रियल मेजर रीजन है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर का डिफरेंस, कहीं ज्यादा कहीं कम। जो अभी हम पढ़ रहे थे कि कहीं पे लो प्रेशर बेल्ट बन गई, कहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट बन गई है, ये जो डिफरेंस वाला मामला है इसी को हम मेनली, ये रीजन है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। इतनी डेफिनेशन मत समझो, बेसिक ये समझो कि जहां प्रेशर डिफरेंस होगा हवा हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ भाग जाएगी। ग्रेटर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ग्रेटर विल बी द विंड स्पीड। और जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, जैसे सोचो कहीं पे लो प्रेशर बन गया, कहीं पे हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर कितना हाई है और लो प्रेशर कितना लो है, इस पर डिपेंड करेगा कि हवा कितनी तेज भाग रही है। देखो बेटा, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। हवा यहां से यहां जाने वाली है बी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब ए पे आपका हाई प्रेशर है और बी पे आपका लो प्रेशर है। अब देखते हैं कितना लो है। अगर मैंने बोला इतना लो है
तो आप कहोगे आदि भैया कुछ ज्यादा लो नहीं है, तो हवा आ जाएगी ऐसे धीरे पहुंच गई। लेकिन अगर क्या होता अभी मैं कहता कि भैया बी पे प्रेशर बहुत लो हो गया, अरे बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो आवाज सू ऐसे भागती, हवा इतनी तेज भागती, पेड़ पेड़ उड़ जाते बीच के, बिल्कुल खतरनाक हो जाता मामला, ऐसा कुछ हो जाता, नहीं हुआ ना। तो ये अब सिमिलरली अगर ए का प्रेशर इतना हाई नहीं होता बेचारे का, और बी का प्रेशर भी थोड़ा ही लो है, तो हवा क्या है, जाएगी 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 जाएगी, इतनी स्पीड से जाएगी। तो ये जो डिपेंडेंसी है कि कितनी तेज जाएगी, डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से हवा भागेगी। समझ में आया? बहुत खूब। अब देखो तीसरी चीज है, चौथी चीज है लैंड फ्रिक्शन और जियोट्रॉपिक विंड। बेटा सो तो नहीं गए हो, ये तो कंफ्यूज नहीं हो क्या पढ़ रहे हैं आदि भैया हम? बेटा हम पढ़ रहे हैं कि विंड किस चीज पर डिपेंड करती है। पहला पढ़ा कोरियोलिस फोर्स पर डिपेंड करती है, दूसरा पढ़ा प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है, तीसरा है लैंड फ्रिक्शन, जमीन में कितना फ्रिक्शन है भैया उस पर डिपेंड करती है। अगर ये तो बहुत सिंपल बात है ना, बहुत कॉमन बात है, इतना पढ़ने की नीड भी नहीं है। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ गए हैं, तो क्या लगता है वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, हवा को बार बार रुकेगा, हवा कभी टकराएगी, कभी पेड़ से टकराएगी, कभी पहाड़ से टकराएगी, कभी किसी से टकराएगी, कभी किसी से टकराएगी, तो उसको दिक्कत होगी। तो वो धीरे जाएगी, धीरे पहुंचेगी बी पॉइंट तक और कम ही पहुंचेगी। वहीं पे अगर एकदम प्लेन हो, चकाचक हो, जैसे ओशन में ना कोई पहाड़ है ना कोई पेड़ है, मस्त हवा है, ओशन में हवा ऐसे भागेगी सरसराते हुए। तो कभी आप शिप पे जाओगे ना, तो शिप इतने डरावने डेंजरस हो जाते हैं, कभी कभी शिप पे विंड्स इतनी तेज आ जाती है कि आपको अंदर रहना पड़ेगा, अगर आप बाहर रहे आप उड़ जाओगे। अब आपको समझ में आया होगा लैंड फ्रिक्शन का क्या रूल है। फिर बात करते हैं जियोट्रॉपिक विंड की। सो व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन ओवर सरफेस, तो जैसे कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, pressure gradient force and Coriolis force balance each other and the wind blows parallel to isobars. This wind is called geotropic wind। और ये बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है। ये देख बेटा, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, ये मजेदार ज्योग्राफी है, ये फील देने वाली ज्योग्राफी है। ये कह रहे हैं कि जियोट्रॉपिक विंड कौन सी होती है। देख बेटा, जब क्या होगा, किसी सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं है, सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी, ठीक है, तो अब विंड भागेगी, विंड अब आराम से भाग सकती है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट का फोर्स लग रहा है कि भैया अब हवा भाग रही थी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और दूसरी चीज कि उसी समय पे जो कोरियोलिस फोर्स है कि वो क्या करता है, हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है, हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है। अगर आप नॉर्थ की तरफ हो तो राइट में डिफ्लेक्ट कर देता है, अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में हो तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, है ना। ये देख बेटा, ये ध्यान से देखना कि यहां पे हवा को इधर जाना है, प्रेशर ग्रेडियंट की अकॉर्डिंग हवा इधर जाना चाहती है, हवा इधर जाना चाहती है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स कह रहा है कि नहीं भैया हवा तू इधर जाएगी। तो ये दोनों आपस में हो गए बराबर, ये बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो हवा ना इधर जा रही ना इधर जा रही, तो हवा किधर जाएगी, हवा इधर जाएगी, रिजल्टेंट में जाएगी हवा। इसको कहते हैं जियोट्रॉपिक विंड, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब खतरनाक बात बेटा ये है, समझने वाली बात ये है कि बेटा अगर ये जो पोस्ट, ये जो कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है, अगर अभी ये ज्यादा होता प्रेशर, और वैसे तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्यों लग रहा है, हमने क्या बोला, हमने कंडीशन ले ली है कि भैया कोई फ्रिक्शन है ये नहीं, ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है कि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। सपोज अगर फ्रिक्शन होता, यहां पहाड़ होते, यहां पेड़ होते, तो ये फोर्स कम हो जाता, तो पूरी की पूरी हवा इधर ही भग जाती, कोरियोलिस फोर्स के चक्कर में सारी हवा उधर भाग जाती। तो ये कंडीशन बहुत रेयर होती है जहां पे आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं और हवा तीसरी डायरेक्शन में भागती है, जिसे जियोट्रॉपिक विंड कहते हैं। लेकिन ठीक है, कंडीशन है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल टू आइसोबार्स हवा भागने लगती है। ओके, क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, फील हो रही है एकदम अंदर से भैया, ज्योग्राफी का फील हो रही होगी तगड़ी। अब टाइप ऑफ विंड की बात करते हैं। टाइप ऑफ विंड, अलग अलग प्रकार की हवाएं। तो भैया पहली होती है प्लैनेटरी विंड्स। तो पहले टाइप, अब टाइप ऑफ विंड के भी टाइप ऑफ विंड है, तो लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा उसको लेट समराइज, है ना। हमने क्या टॉपिक लिया था बेटा, हमारा टॉपिक था विंड की डिपेंडेंसीज, राइट। यही तो टॉपिक था हमारा पहला, विंड की डिपेंडेंसीज, विंड की डिपेंडेंसीज, ये हमने पढ़ा,
अब हम इसको कर देते हैं ऊपर। कौन कौन सी है मेरे साथ फटाफट बोलो, कटाकट एकदम झटाझट। पहली हमने जो पढ़ी वो क्या थी? पहला हमने जो पढ़ा वो क्या था? हमने पढ़ा कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, पहला कोरियोलिस फोर्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब लग रहा है ना कि भैया आदि भैया की इतनी भी गंदी हैंडराइटिंग नहीं है जितनी वहां लिख रहे थे। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा था लैंड फ्रिक्शन और जियोट्रॉपिक। तीसरा पढ़ा है लैंड फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? और चौथा क्या पढ़ा? जियोट्रॉपिक विंड्स। तो ये चार चीजें हैं जिसपे बेसिकली आपकी विंड डिपेंड करती है। कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, लैंड फ्रिक्शन और जियोट्रॉपिक विंड्स। बहुत बढ़िया, यहां तक सब क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ विंड। टाइप्स ऑफ विंड के देखो टोटल टाइप समझो। पहले टाइप की विंड आती है प्लैनेटरी विंड्स। ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स। फिर प्लैनेटरी विंड्स ही चल रही है, अभी आपकी इमेज आ गई, अरे भाई हाँ। फिर वेस्टर्लीज आ गई, फिर पोलर आ गई। हाँ, अब देखो दूसरा टाइप आता है लोकल विंड्स। एक हमने पढ़ा प्लैनेटरी, फिर आएगा लोकल। तो मैं आपको पहले टाइप, ओवरऑल टाइप बता रहा हूं, फिर हम एक एक करके फटाफट इनको समझेंगे भी। इजी है, वर्ड इतना उस पर मत जाना। हाँ, तो बस हमें ये दो टाइप की विंड पढ़नी है बेसिकली। पहली है आपकी प्लैनेटरी विंड्स। तो भैया नाम से पता चल रहा होगा, कुछ चीजें तो नाम से क्लियर हो रही होंगी। ये परमानेंट विंड है, ये परमानेंटली एक सर्टेन डायरेक्शन में एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाती है, साल भर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। इसमें से सबसे पहले आती है ट्रेड विंड। तो ये विंड आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट तक जाती है। इमेजिन ही करोगे तो समझ जाओगे। देखो यहां देखो, ये देखो आपका ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहां से ये विंड्स जाएंगी, यहां से ये विंड्स इस तरफ जाती हैं। देखा भी था उस इमेज में। ठीक है, इनको आप ट्रेड विंड्स कहते हो या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कहते हो। ट्रेड विंड्स या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज सेम यहां सब ट्रॉपिकल से यहां आएंगी। समझ आया? बहुत बढ़िया। तो भैया दीज विंड्स आपके सब ट्रॉपिकल से होती है। अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये विंड जो है डिफ्लेक्ट होती है इन द राइट, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न। अब देखो यहां पे तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स एकदम चमकेगा, चमकेगा। देख बेटा ध्यान से देख, क्या हुआ ऐसा? हम बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आदि भैया ये ऐसे भी तो जा सकती थी, है ना? इसको तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन भैया अर्थ तो घूम रहा है, अर्थ तो घूम रहा है। और अर्थ के घूमने के चक्कर में अर्थ फटक से ऐसे घूमा, तो अर्थ घूमा तो ये हवा बेचारी जानी तो ऐसे थी, लेकिन थोड़ी टेढ़ी हो गई, हवा टेढ़ी हो गई। तो इसीलिए ये सारी हवा इधर इस तरफ जाती है ना? आपके नीचे ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, तो हवा लेफ्ट भाग रही है। आपका कौन सा हेमिस्फीयर है? राइट हेमिस्फीयर है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हवा आपके राइट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि हवा दोनों तरफ क्यों भाग रही है। चलो, दीज विंड्स नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड्स इन साउथर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ईस्टर्लीज। और इसीलिए इनको ईस्टर्लीज, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इन एनीवेज ये क्या कह रहे हैं आप सोचो, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये ईस्टर्न ट्रेड की तरफ जाती है, इसीलिए इनको ईस्टर्लीज नाम दे दिया गया है। तो अब आप इनको ईस्टर्लीज के नाम से याद रख सकते हो, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, है ना? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज की तरफ। दूसरी देखो, तो नॉर्थ ईस्टर्न, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है, ये दूसरी नहीं है। अभी हम इन्हीं ट्रेड विंड्स के बारे में थोड़ा और, ट्रेड विंड्स पूरी ईस्टर्लीज को हम अच्छे से समझ रहे हैं, कहीं से कहीं तक को सवाल आ जाए इसमें से नहीं फंसेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न विंड्स कन्वर्ज नियर इक्वेटर विच इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अपने इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाई थी
जिस रील का टॉपिक था कि इतनी बारिश क्यों होती है, इस साल इतनी बारिश क्यों हो रही है। इस साल थोड़ा ज्यादा बारिश हुई है, पूरा पंजाब डूब गया था, गुड़गांव में पानी भर गया था। तो इस सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने इस टॉपिक की चर्चा करी थी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बेटा ऊपर से भी ईस्टर्ली हवा आ रही है, नीचे से भी आ रही है, और यह हवा इस एरिया में मिल रही है, और इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इसे ITCZ कहा जाता है। और ये मीटिंग लाइन यहां पे इसीलिए जबरदस्त रेनफॉल होती है, क्योंकि भैया हवाएं अपने साथ किसे लेके आएंगी, बादल को लेके आएंगी। तो इधर से भी बादल आ रहे हैं, इधर से भी बादल आ रहे हैं, और कहां मिल जा रहे हैं, यहां मिल जा रहे हैं, तो यहीं पे सारी बारिश होगी। हमारा इंडिया भी इसी पे लाया करता है बेटा, इसके बहुत पास लाया करता है। तो इसी ITCZ में हमारा इंडिया लाया करता है, इसीलिए यहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ये विंड्स हमेशा सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम स्पीड में चलती हैं, इसीलिए जो ट्रेडर्स होते हैं उनके बड़े काम आती हैं। जो लोग बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, शिप पे होते हैं, उनके बहुत काम आती है, क्योंकि ये साल भर सेम रहती है ना, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, ट्रेड विंड्स। तो अब ट्रेड विंड्स या ईस्टर्लीज एकदम क्लियर होना चाहिए। इतना कुछ लिखा है ताकि आपको नोट्स की कमी ना हो, लेकिन समझाने में एकदम चिल समझा रहा हूं, ज्यादा अभी मत पढ़ो इधर, अभी जो मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनते जाओ, सब क्लियर होगा। ये नोट्स तुम्हें मिलेंगे, PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां पे सब पढ़ने को मिलेगा यहां से, ठीक है। चलो, इनकी जो स्पीड है लगभग 15 से 25 किलोमीटर पर आवर रहती है, ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वेस्टर्लीज की। तो भैया बहुत हद तक सिमिलर है, अब ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, कि भैया हमने समझ लिया है ईस्टर्लीज क्या है, तो वेस्टर्लीज भी इसी की तरह है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वेस्टर्लीज जो है हमारे सब ट्रॉपिकल से सब पोलर रीजन की तरफ भागती है, सब ट्रॉपिकल से सब पोलर रीजन की तरफ भागती है। इस पे भी कोरियोलिस फोर्स लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होती है। ये सब ट्रॉपिकल से कहां जाती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक जाती है। नाम तुम्हें लिखे आ रहे हैं, सब पोलर बेल्ट, सब तुम्हें पता बता दिया है। अब कॉमन सेंस से काम आगे चलेगा। इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है क्योंकि ये वेस्टर्न साइड से, दे ब्लो फ्रॉम वेस्टर्न साइड फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों ही तरफ से वेस्टर्न साइड में तरफ जाती है, इसलिए इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है। अब वेस्टर्लीज की बात हो गई है। दे ब्लो फ्रॉम वार्म एरियाज टू कोल्ड एरियाज एंड दस कॉज रेनफॉल ऑन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि तुम खुद सोचो ये वेस्ट की तरफ जा रही है, तो भैया ये किसी भी कॉन्टिनेंट के कहां बारिश करेगी, वेस्ट में बारिश करेगी। कॉमन सेंस है। चलो, पोलर विंड्स, अब तीसरी आती है पोलर। पोलर भी भैया बिल्कुल उसी की तरह होती है जैसे हमारी ये ईस्टर्ली थी, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। यहां देखो, ये पोल से यहां भागेगी हवाएं, ठीक है, इस पे भी सेम कोरियोलिस फोर्स लगेगा। ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से जाएगी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ, इसीलिए इनको पोलर विंड कहा जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाती हैं। क्यों जाती हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, वो तुम्हें पता है। इनका ओरिजिनेशन कोल्ड एरिया से होता है, नॉर्थ पोल से, इसीलिए बड़ी ठंडी ठंडी विंड होती है। नाम से पता चल रहा है, पोलर मतलब वहां ठंडे आदमी जमा दे भैया, ठीक है। चलो, और हां, क्योंकि ये भैया बर्फ से आती है, इसीलिए कोई ज्यादा खास रेनफॉल करती नहीं है, क्योंकि वहां जिस एरिया से आ रही है वहां कोई रेनफॉल का कुछ स्रोत ही नहीं है, पानी नहीं है भैया, कहां से लाए बारिश। अब बात आती है लोकल विंड्स की। तो आपने प्लैनेटरी विंड्स पढ़ ली, ये एकदम पक्की फिक्स रहती हैं। अब बात करते हैं लोकल विंड्स की। तो लोकल विंड्स में सबसे पहले देखो कि भैया ये डिपेंड करती है एक एरिया के हीटिंग पे, कहां गर्मी है कहां सर्दी है, उसके अकॉर्डिंग ये बेचारी इधर उधर भागती रहती है। तो पहला और बात करते हैं लैंड एंड सी ब्रीज की। तो वो हवा जो धीमी धीमी हवा है, जो हमें लैंड और सी के प्रेशर डिफरेंस की वजह से फील होती है। तो कभी भी आप ऐसे सी के पास जाएंगे तो आपको एक फील होगा हवा। तो देखो, डे टाइम में आप देखो, तो डे टाइम में इधर लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर है, तो इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवा हाई प्रेशर से जा रही है लो प्रेशर की तरफ। लो ऊपर हाई है तो लो से फिर हाई की तरफ जा रही है, हाई से फिर लो की तरफ जा रही है, और लो से फिर हाई की तरफ जा रही है। और ये क्या बन गई, एक साइकिल बन गई। लेकिन ये पूरी साइकिल पलट जाती है रात में। रात में आप देखिए तो इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवा पूरा चक्कर उल्टा करेगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा काहे होता है आदि भैया, देख बहुत कॉमन सेंस। देख बेटा, लो प्रेशर कहां बनेगा, जहां टेम्परेचर हाई होगा, और हाई प्रेशर कहां बनेगा, जहां टेम्परेचर कम होगा। अब भैया इधर देखो, धूप यहां भी पड़ रही है, धूप यहां भी पड़ रही है,
लेकिन यहां पानी है, तो पानी के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा कि जमीन पर टेम्परेचर ज्यादा होगा? अरे भैया नहाते हो तो ठंड लगती है, ठंडा ठंडा लगता है, गर्मी में इंसान बार बार क्यों नहाता है? पानी से हमें ठंडक फील होती है, तो ठंडक फील है तो यहां पे टेम्परेचर कम है और यहां टेम्परेचर ज्यादा है। अब भैया ऊपर का छोड़ो, ऊपर का छोड़ो, यहां देखो, इतना समझ में आ गया कि यहां टेम्परेचर हाई इसलिए हो गया क्योंकि यहां ठंडा था, यहां गर्मी थी तो लो प्रेशर हो गया। तो हवा ने सबसे पहले ऐसे से भागना शुरू किया, समझ आया? अब सिंपल सी बात है, अर्थ पे कहीं पे भी हवा ऐसा नहीं कि यहां रुक के बैठ जाएगी। हवा जो है इस समय जहां पे भी है ऊपर भागती है। तो अगर नीचे लो प्रेशर एरिया है, नीचे टेम्परेचर गर्म है, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में थोड़ी धूप है, वहां तो टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तो हवा अब नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगी, तो हवा चल गई ऊपर। अब हवा जैसी ऊपर पहुंची तो यहां लो प्रेशर बेल्ट बन गई है, यहां लो प्रेशर बन गया है, तो हवा ने कहा अरे चलो लो प्रेशर में चलते हैं, है ना, लो प्रेशर में। और ये क्यों बनी, ये क्यों बनी होगी? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इधर तो हाई प्रेशर था ही था, इधर हाई प्रेशर है, तो भैया ऊपर से सारी हवा इधर आ गई होगी, तो यहां पे क्या बन गया होगा? लो प्रेशर बन गया होगा। तो ये जो चक्रव्यूह है ये बन जाता है। रात में ये पूरी तरह उल्टा हो जाता है कि भैया यहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो ये पूरा सर्कल घूम जाता है। यही सेम बात जो मैंने कही, यही सेम बात पूरी यहां पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, आप आंसर ऐसा लिख के आना। अब माउंटेन और वैली की बात करें, माउंटेन और वैली में भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर की साइड आपको वार्म एयर मिलती है, नीचे की साइड कूल एयर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर, वार्म एयर है तो यहां पे लो प्रेशर बनेगा, नीचे कोल्ड एयर है तो यहां पे हाई प्रेशर बनेगा। तो हमेशा हवा हाई से किधर भागेगी? लो की तरफ भागेगी, हाई से लो की तरफ भागेगी। तो कैसे? हवा ऐसे भागेगी, पहले वार्म एयर ऐसे भागेगी, फिर ठंडा होकर हवा ऐसे भागेगी, ठीक है। और रात में ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ड्यूरिंग डे माउंटेन गेट्स हीटेड, दिन में क्या होता है? माउंटेन जो है एकदम हीटेड हो जाता है, गर्मा जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? हाई टेम्परेचर वहां हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा। और इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए पहाड़ों के नीचे वाले एरिया में उल्टा हो जाएगा, यहां ठंडा हो जाएगा और यहां ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर यहां पे बढ़ जाएगा। अब इसी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होते ही हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और हवाएं इसी सर्कुलर मोशन में चलती रहती हैं। अब राइट टाइम की, नाइट में बात करें तो माउंटेन स्लोप्स जो है वो ठंडे हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिसकी वजह से यहां बन जाता है हाई प्रेशर और टोटली उल्टा सीन हो जाता है। तो अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या फंडा पूरा अपना चल रहा है, ठीक है। माउंटेन वैली ब्रीज, हाँ हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखो ये अलग अलग जगह चलती है। चिनूक, अच्छा 2-3 नाम है। देखो लू, इंडिया में बात करो, इट इज अ हॉट एंड लोकल विंड, लोकल विंड है, एक नाम है इसका लू, इंडिया में चलती है बहुत ज्यादा। और ये मई जून के महीने में फील होती है जब टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री चला जाता है। उसके बाद एक हवा है, उसका नाम है फोएन, ये ड्राई और वार्म विंड है लू की तरह, और ये लीवर्ड साइड ऑफ एल्प्स माउंटेन यूरोप में लगभग चलती है, ठीक है। ये हमें इंडिया में मिलती है लू अपनी, ये फोहेन हमें यूरोप में मिलती है। ये विंड जो है एनिमल ग्रेजिंग को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, और इससे ग्रेप्स वगैरह पक जाते हैं। फिर आती है चिनूक, ये भी वार्म विंड है और ये हमारे यूएसए में चलती है और कनाडा में चलती है, क्योंकि दोनों एकदम चिपके बैठे हैं भैया, ये यूएसए इधर कनाडा, दोनों एकदम चिपके बैठे हैं। और ये हेल्प करती है भैया कनाडा में और यूएस में स्नो को पिघलने के लिए, ठीक है। वहां के लोग को आदत है, वहां के लोगों को पता है कि कौन सा महीने में, साल में ऐसा सीजन आएगा जिसमें ये हवाएं, चिनूक हवाएं चलेंगी और हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। लोगों को नहीं पता होता चिनूक नाम है, लेकिन ये पता होता है कि हाँ देखो सीजन आने वाला है बर्फ पिघलने का, तो इस तरीके से लोगों को पता होता है। एक होती है मिस्ट्रल, ये कोल्ड विंड होती है जो कि ब्लो होती है आपके एल्प माउंटेन फ्रांस से और किस तरफ? मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाती है। चलो एयर और एयर मास, अब ये पढ़ना है हमें, फ्रंट और इट्स टाइप। तो कॉन्टैक्ट लाइन बिटवीन टू डिफरेंट एयर मास ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, अच्छा देखो एयर मास समझो क्या होता है। एयर तुम्हें पता है, हवा, हवा क्या है? एयर है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह प्रेजेंट है, इसका टेम्परेचर अलग अलग जगह अलग अलग है, ह्यूमिडिटी अलग अलग है। अब एयर मास क्या है? देखो एक लार्ज मास ऑफ एयर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो भैया पूरा हवा देखें तो कहीं टेम्परेचर ज्यादा कहीं कम, लेकिन अगर मैंने क्या करा, मैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक की बात कर रहा हूं, बस इतने एरिया में जो हवा है जिसका जो टेम्परेचर है सेम है, इसकी ह्यूमिडिटी सेम है, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, तो इसको कहते हैं एयर मास। समझ में आया? इसको कहते हैं एयर मास। इट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स
रीजन, ये शुरू कहां से होता है, जब भी किसी चीज का सोर्स होता है तो वहां से हमेशा हवा एक जैसी बहती है। आगे जाके जब वो पहुंच जाती है अलग अलग देशों तक, तब वो दिक्कतें करने लगती है, तब उसका टेम्परेचर अप डाउन होने लगता है। इट हेल्प्स इन स्टडीइंग साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। अब बेटा जो साइक्लोन आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं, वो इसी एयर मास के कारण आते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत मोटी हवा चलती है। तो देखो, द कॉन्टैक्ट लाइन बिटवीन टू डिफरेंट एयर मास ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फ्रंट। ये देख बेटा, वार्म फ्रंट होता है और एक कोल्ड फ्रंट होता है, कि इधर आप देखो इतने पूरे एरिया में क्या है, कोल्ड, पूरा हवा ठंडी है, इतने पूरे एरिया में हवा क्या है, गर्म है। तो इसीलिए इनके बीच में जो ये एरिया बन गया, ये क्या है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, वार्म फ्रंट। तो इधर कोल्ड हवा है, इधर वार्म हवा है, इनके बीच में ये जो एरिया है, गेट बन गया, ये गेट क्या है, फ्रंट है। तो ये वाला फॉर्म वार्म फ्रंट है, क्योंकि गर्म हवा की तरफ का फ्रंट है, और ये वाला कोल्ड फ्रंट है। समझ आया? वार्म, याद रखना बेटा, दो होते हैं, वार्म फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट होता है। इतना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना आप लिटरली समझिए सीबीएसई में 12th ज्योग्राफी तक पढ़ाया जाता है, जितना आप अपनी इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा ट्रस्ट में आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। मैंने ऐसी ऐसी चीजें कवर करी हैं जो 12th ज्योग्राफी तक होती हैं। लेकिन आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है। कमेंट कर दो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत खूब। अब लास्ट टॉपिक आ गया है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, जब हवाएं एक पर्टिकुलर, ध्यान देखो, जब हवाएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमने लगती है, काउंटर क्लॉकवाइज जब हवाएं घूमती हैं, तो उसको हम कहते हैं साइक्लोन। क्यों घूमती है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट आपका ऐसे बनता है कि प्रेशर जो है आपका इधर लो है और इधर हाई है। तो हाई से हवा इधर जाएगी, है ना, लेकिन इधर जाते जाते वो हवा डिफ्लेक्ट होगी और ऐसे हो जाएगी। लेकिन हवा को जाना अभी भी बीच में ही है, तो वो बार बार ऐसे उसका स्पाइरल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और हवा ऐसे गोल गोल घूमने लगेगी। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है अगर बीच में हाई प्रेशर जोन बन जाए और बाहर लो प्रेशर जोन बन जाए, कि हवा को आना तो बाहर है, लेकिन वो किसी कारण के वश डिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो ऐसे घूमने लगेगी, घूमने लगेगी, घूमने लगेगी, घूमने लगेगी, और एक साइक्लोन बनता हमें नजर आएगा। तो साइक्लोन क्या है, एक एरिया है लो प्रेशर का जो कि हाई प्रेशर से सराउंडेड है। तो एक ऐसा एरिया कि यहां लो प्रेशर है लेकिन आसपास हर तरफ हाई प्रेशर है। तो अब हवा जो है किसी एक, समझो हवा अगर यहां पे एक लो प्रेशर होता, यहां पे एक हाई प्रेशर होता, हवा को सिंपल है ऐसे से ऐसे जाना है, खत्म बात है ना, सिंपल बात है। लेकिन अब समझो, लेकिन क्या है, हर तरफ हाई प्रेशर बन गया किसी कारणवश और बीच में लो प्रेशर है। तो अब ये जो हर तरफ, ये जो साइड है पूरी, ये सब चाह रही है लो प्रेशर की तरफ आना, ये सब इधर आना चाह रही हैं, ठीक है, ये सब, जिसकी वजह ये घूमने लगती है, घूमने लगती, घूमने लगती, घूमने लगती है। समझ आया? चलो, एंटी साइक्लोन इसका जस्ट उल्टा मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। तो एयर और एयर मास हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर यही हो जाता है समाप्त। आई होप आपको आज ज्योग्राफी का सच्ची वाला फील आ गया होगा, मजा आ गया होगा इस चैप्टर में। कमेंट कर देना कि क्या क्या बढ़िया, एकदम मस्त समझ में आया। मैं आपसे मिलता हूं आपके अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।